दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन यूरोप को खींचने के लिए सीधी जंग पर उतर आएं, तो क्या होगा? एक तरफ है अमेरिका, जो डॉलर, नाटो और सैन्य ताकत से देशों को अपने पाले में खींचता है। दूसरी तरफ है चीन, जो अरबों डॉलर फेंककर देशों की सड़कें, बंदरगाह और राजनीति तक खरीद लेता है। अब यह दोहरी ताकत सीधे यूरोप के दरवाजे पर पहुंच गई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि यूरोप अमेरिका के साथ जाएगा या चीन के, बल्कि यह है कि आने वाले 50 सालों का वैश्विक शक्ति संतुलन किसके हाथ में होगा। यह सवाल मामूली नहीं है, क्योंकि यूरोप की दिशा तय करेगी कि आने वाले दशकों में वैश्विक शक्ति संतुलन किसके पक्ष में झुकेगा। हाल ही में यूरोपीय नेताओं का एक बड़ा डेलीगेशन बीजिंग पहुंचा। उन्होंने चीन से कहा, हमें ट्रेड चाहिए, निवेश चाहिए, लेकिन हमारी इंडस्ट्री को मत मारो। यानी यूरोप के पास कोई क्लियर स्ट्रेटजी नहीं है। एक तरफ उसे चीनी बाजार और पूंजी चाहिए, दूसरी तरफ वह जानता है कि अगर चीन को खुला छोड़ दिया गया तो उसकी अपनी इंडस्ट्री ध्वस्त हो जाएगी। सबसे बड़ा खतरा चीनी इलेक्ट्रिक कारों और बैटरियों से है। यूरोपीय ऑटोमोबाइल सेक्टर कह रहा है कि अगर इन पर रोक नहीं लगी तो आने वाले वर्षों में हमारी इंडस्ट्री खड़ी ही नहीं रह पाएगी। दोस्तों, सोचिए, अगर आपकी सबसे बड़ी कंपनियों का सबसे बड़ा ग्राहक सिर्फ एक देश हो और वो ग्राहक है चीन, तो क्या आप उससे दूरी बना सकते हैं? यही हालत आज जर्मनी जैसे बड़े देशों की है। वो जानते हैं कि अगर चीन से रिश्ता तोड़ा तो उनकी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, और इसी दुविधा का फायदा उठा रहा है चीन। अब जरा ध्यान दीजिए चीन की असली चाल पर। चीन यूरोप में वही खेल खेल रहा है जो उसने एशिया और अफ्रीका में खेला। अरबों डॉलर खर्च करके रेलवे, हाईवे, फैक्ट्री और हाईटेक प्रोजेक्ट लगाना। सोचिए, अगर कोई देश आपके यहां इतनी बड़ी मदद करे तो क्या आप उसे अपना सबसे बड़ा दोस्त नहीं मानेंगे? उदाहरण के लिए हंगरी को लीजिए। साल 2015 में हंगरी ने चीन की बेल्ट एंड रोड योजना को अपनाया। आज हालत यह है कि चीन वहां बेलग्रेड से बुडापेस्ट तक हाई स्पीड रेल बना रहा है। चीन की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी बाइडी हंगरी में अपनी पहली यूरोपीय फैक्ट्री खोल रही है। सैटिएटियल नाम की कंपनी 7.3 अरब यूरो का बैटरी प्लांट बना रही है। यह हंगरी के इतिहास का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है। इसके बदले में हंगरी ने चीन की वन चाइना पॉलिसी का खुला समर्थन किया और कई बार यूरोपियन यूनियन के अंदर चीन के पक्ष में वोट दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा सर्बिया को देखिए। यहां चीन सिर्फ पैसा नहीं लगा रहा, बल्कि राजनीति और सुरक्षा तक में अपनी पकड़ बना रहा है। यानी खेल सिर्फ निवेश का नहीं, बल्कि दिमाग और ताकत का भी है। 2021 में अकेले चीन ने यहां 20 अरब डॉलर से ज्यादा झोंक दिए। दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया और अब चर्चा है कि सर्बिया को ब्रिक्स में शामिल होने का न्योता मिल सकता है। अगर सर्बिया ब्रिक्स का हिस्सा बन जाता है तो इसका मतलब है कि यूरोप के दरवाजे पर ही चीन और रूस के साथियों का एक नया आर्थिक राजनीतिक गुट खड़ा हो जाएगा। यह अमेरिका और यूरोप की रणनीति के लिए सीधी चुनौती है, क्योंकि ब्रिक्स पहले ही डॉलर को चुनौती देने के लिए नए वित्तीय तंत्र पर काम कर रहा है। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, कजाकिस्तान। इसने यूरोप चीन व्यापार मार्ग को नया मोड़ देने के लिए ऐलान कर दिया है। इसे कहते हैं मिडिल कॉरिडोर। यह कदम यूरोप की सप्लाई चेन और पूरी दुनिया की लॉजिस्टिक्स को हिला सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद पुराने रास्ते असुरक्षित हो गए, तो यूरोपियन यूनियन ने भी इस कॉरिडोर को अपनी रणनीतिक प्राथमिकता बना लिया। कजाक सरकार ने इसमें पूरा जोर लगा दिया है। रेलवे और हाईवे के सारे रुकावटें हटाई जा रही हैं। कास्पियन पोर्ट्स को गहरा किया जा रहा है और घरेलू ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। सिर्फ 2028 तक इस 5000 किलोमीटर लंबे रूट पर माल ढुलाई दोगुनी करके 10 मिलियन टन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब सोचिए, इसका असर, कजाकिस्तान एक लॉजिस्टिक्स हब बनकर उभरेगा। चीन यूरोप व्यापार का पुराना मॉडल पूरी तरह बदल जाएगा, और यह सिर्फ ट्रांसपोर्ट सुधार नहीं होगा, बल्कि भू राजनीति का गेम चेंजर साबित होगा। तो सवाल यह है, क्या यूरोप इस नए नेटवर्क का फायदा उठाकर चीन के दबाव से बच पाएगा, या फिर यह सब चीन की ही चाल है जिसमें यूरोप धीरे धीरे उसी पर और ज्यादा निर्भर होता जाएगा? यूरोप में हर कोई चीन का समर्थक नहीं है। कुछ देश हैं जो खुलकर उसका विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है लिथुआनिया। इस छोटे से देश ने ताइवान को ताइवान नाम से दफ्तर खोलने की इजाजत दे दी। चीन आग बबूला हो गया, व्यापार रोक दिया, कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी और मीडिया में लिथुआनिया को हाथी के नीचे दबा चूहा कह डाला। लेकिन लिथुआनिया पीछे नहीं हटा। आज वह यूरोप में चीन का सबसे बड़ा आलोचक बन गया है। ब्रिटेन का मामला भी दिलचस्प है। कभी चीन का करीबी पार्टनर रहा ब्रिटेन अब पूरी तरह पलट चुका है। हांगकांग में चीन की सख्ती के बाद ब्रिटेन ने बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार किया और अब खुलेआम चीन का विरोध करता है। यूरोप के असली दिग्गजों पर नजर डालते हैं, फ्रांस और जर्मनी।
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का कहना है कि यूरोप को चीन से रिश्ते बनाए रखने चाहिए ताकि अमेरिका और चीन की भिड़ंत में यूरोप पिस न जाए। लेकिन जर्मनी का नजरिया अलग है। जर्मनी के लिए चीन उसका सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर है। उसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी मशीनरी सब चीन पर निर्भर है। अगर रिश्ते टूटे तो जर्मन अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। यही कारण है कि जर्मनी बार बार चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाने से कतराता है। यही है यूरोप का अंदरूनी संकट। एक तरफ फ्रांस चाहता है कि चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोक लगे ताकि यूरोपीय इंडस्ट्री बची रहे। दूसरी तरफ जर्मनी डरता है कि ऐसा करने से ट्रेड वॉर छिड़ जाएगा और उनकी कंपनियां तबाह हो जाएंगी। यानी यूरोप भीतर ही भीतर बढ़ चुका है और चीन इस दरार को चौड़ा करता जा रहा है। अब सवाल है, अमेरिका इस पूरे खेल को कैसे देख रहा है? अमेरिका लगातार चेतावनी देता है कि चीन पर भरोसा करना आत्मघाती है। वॉशिंगटन चाहता है कि यूरोप उसकी लाइन पर चले और चीन से दूरी बनाए। यही कारण है कि अमेरिका बार बार नेटो को मजबूत करने, इंडो पैसिफिक में सहयोग बढ़ाने और चीन को अलग थलग करने पर जोर देता है। लेकिन समस्या यह है कि यूरोप के पास विकल्प सीमित हैं। एक तरफ उसे सुरक्षा के लिए अमेरिका चाहिए, दूसरी तरफ उसे आर्थिक वृद्धि के लिए चीन चाहिए। यही डबल डिपेंडेंसी यूरोप की सबसे बड़ी कमजोरी है। यही कारण है कि चीन डिवाइड एंड रूल की नीति पर काम कर रहा है। किसी देश को निवेश के जरिए, किसी को राजनीतिक सपोर्ट के जरिए और किसी को आर्थिक दबाव के जरिए अपने पाले में खींच रहा है। अब सोचिए, अगर यूरोप सचमुच बंट गया और चीन अपने पक्के ठिकाने बना लेता है तो इसका असर केवल यूरोप पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अमेरिका के लिए यह उसकी नेतृत्व क्षमता पर सीधी चोट होगी। रूस पहले से ही चीन का रणनीतिक साथी है। ब्रिक्स दिन ब दिन मजबूत हो रहा है और अगर यूरोप में भी चीन का दखल गहरा हो गया तो वॉशिंगटन की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगेगी। अमेरिका की डिकेड्स पुरानी डोमिनेंस को सबसे बड़ा खतरा अब इसी दिशा से है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि यूरोप क्या करेगा, बल्कि यह है कि क्या यूरोप अपने भीतर की दरारों को भरकर एकजुट होकर चीन और अमेरिका दोनों के बीच संतुलन साध पाएगा, या फिर चीन अपनी कूटनीति और आर्थिक ताकत से हर दरार का फायदा उठाकर यूरोप को धीरे धीरे अपने शिकंजे में कस लेगा। क्योंकि दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले वर्षों में चीन का हर कदम वैश्विक राजनीति और शक्ति संतुलन को रीडिफाइन करेगा। चीन सिर्फ एक व्यापारिक पार्टनर नहीं रहना चाहता, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी बनना चाहता है जिसकी मर्जी के बिना दुनिया का कोई बड़ा फैसला ना लिया जा सके। यही वजह है कि चीन यूरोप की सप्लाई चेन से लेकर टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेयर अर्थ मिनरल्स तक हर जगह अपनी पकड़ बना रहा है। यूरोप की जरा सी गलती पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। अगर यूरोप चीन की ओर झुकता है तो अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप को सीधा झटका लगेगा और नेटो जैसी संस्थाओं पर भी दबाव बढ़ेगा। वहीं अगर यूरोप चीन से भिड़ता है तो व्यापारिक टकराव, एनर्जी संकट और राजनीतिक इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। भारत के लिए भी यह पूरी स्थिति एक दोधारी तलवार है। अगर यूरोप और चीन की नजदीकियां बढ़ती हैं तो भारत को नए गठबंधन और सुरक्षा तंत्र बनाने पड़ेंगे ताकि अपने हितों की रक्षा की जा सके। लेकिन अगर यूरोप चीन को चुनौती देता है तो भारत के लिए नए अवसर भी पैदा होंगे, चाहे वो डिफेंस कोऑपरेशन हो, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन हो या टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स। इसीलिए इस पूरे खेल को समझना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ यूरोप बनाम चीन नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का पावर बैलेंस दांव पर है। और आने वाले समय में जो भी देश इस खेल को सही तरीके से पढ़ लेगा वही असली विनर बनेगा।